हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है चतुर्भुज के बारे में। हम लोग आज चतुर्भुज को देखने वाले हैं और चतुर्भुज के प्रकार को भी देखेंगे। मतलब चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं उसको भी देखेंगे और चतुर्भुज क्या होता है उसको भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो हमको दिखाई दे रहा है कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है चार भुजाओं से घिरी समतल क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। किसी भी चतुर्भुज के चार भुजाएं तथा चार कोण होते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। सबसे मेन पॉइंट आप जान जाइए कि चतुर्भुज में जैसा कि नाम है चतुर्भुज यानी चार भुजा होने चाहिए। ठीक है, कितने? चार भुजाएं होनी चाहिए। तो आप देखिए, ये जैसे मान लेते हैं ये हम बना रहे हैं तो ये आपका चतुर्भुज हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखा जाए तो यहाँ पे चार भुजाएं हैं, 1 2 3 और 4। किसी भी चतुर्भुज के लिए चार भुजाओं का होना अत्यंत आवश्यक है और उसमें चार कोण भी होने चाहिए। तो आप देखिए, एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये और एक कोण ये, इसमें चार कोण भी हैं। ठीक है, और चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। अंतः कोणों का मतलब अंदर वाले कोणों का। ठीक है, चारों अंदर वाले कोणों का जो योग होता है वो 360 अंश होता है। तो ये किसी चतुर्भुज के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे और उसका डेफिनेशन भी आप समझ सकते हैं कि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। मतलब वो घिरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये आपका ऐसे घिरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, वो आपका चतुर्भुज कहलाता है। अब चलिए चलते हैं चतुर्भुज के प्रकार पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा है वर्ग। वर्ग भी एक चतुर्भुज है। ठीक है, वर्ग क्या होते हैं इसको हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले है वर्ग, चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसके चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण समकोण अर्थात 90 अंश का हो, उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। मतलब चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसके चारों भुजाएं बराबर हों। जैसे ये आप नीचे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें चारों भुजाएं बराबर हैं। ये भुजा, ये भुजा, ये और ये, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और चारों कोण समकोण हो यानी 90 अंश। यानी ये जो चारों कोण यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये चारों के चारों कोण 90 अंश के होने चाहिए। ये चारों के चारों, ये वाला, ये वाला, ये और ये, इसके चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और चारों के चारों कोण 90 अंश के होने चाहिए, तभी वो आपका वर्ग कहलाएगा। ठीक है, तभी वो आपका वर्ग कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं अगर ये भुजा आपका 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 होना चाहिए, ये भी 2 और ये नीचे वाला भी 2। सभी के सभी भुजाएं बराबर हों और इसके चारों कोण 90 अंश के होने चाहिए, समकोण होने चाहिए, तब वो वर्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसका कुछ फार्मूला देखेंगे हम लोग। तो इसके सूत्र हैं, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। अब भुजा को अगर हम ए मान लें तो ए का स्क्वायर हो जाएगा और इसका परिमिति होता है 4 गुणे भुजा या 4 गुणे ए, क्योंकि हमने भुजा को ए मान रखा है तो 4 गुणे ए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आयत। नेक्स्ट हमारा है आयत। आयत क्या होता है? चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, आयत कहलाता है। मतलब चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति इसमें भी होनी चाहिए और जो भी चतुर्भुज रहेगा सभी में चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति ही रहेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसके आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर दोनों होनी चाहिए। मतलब ये आमने सामने, जैसे देखिए इसके सामने की भुजा कौन सी है, ये दोनों समांतर भी होने चाहिए और बराबर भी होने चाहिए। इसी प्रकार इसके आमने सामने की भुजा ये दोनों समांतर भी होने चाहिए और बराबर भी होने चाहिए। इस कंडीशन पे और इसके जो चारों कोण होंगे, ये चारों कोण ये 90 अंश होने चाहिए। मतलब इसके 3 कंडीशन हैं। इसके आमने सामने की भुजाएं जो होनी चाहिए वो बराबर तथा समांतर होनी चाहिए और इसके प्रत्येक कोण समकोण अर्थात 90 एंगल होने चाहिए, तब ये आयत कहलाएगा। ठीक है, तब ये आयत कहलाएगा। जैसे ये आपका चित्र, ये देखिए, ये चित्र जो हमने यहाँ पे बना रखा है ये आपका आयत होगा, क्योंकि इसमें ये भुजा ये दोनों समांतर होंगे और बराबर होंगे और ये दोनों भुजाएं भी समांतर होंगी और बराबर होंगी और इसके प्रत्येक एंगल 90 अंश के बनेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है इसके सूत्र।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आयत के सूत्र क्या होंगे। आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये आप लोग याद रखेंगे कि आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। नेक्स्ट है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, समचतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो, उसको हम लोग समचतुर्भुज कहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम चित्र देखें, नीचे आपको चित्र बनाया गया है, इसके सारे के सारे भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, मतलब बराबर होनी चाहिए, मतलब चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और इसके लिए और कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो इसके पॉइंट्स हम देख लेते हैं। यहाँ पर इसके पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि समचतुर्भुज के संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। समचतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वो अभी हमने आपको बताया कि समचतुर्भुज की जो चारों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। ये अभी हम आपको बता रहे हैं कि इसके विकर्ण परस्पर लंब कैसे होते हैं, इसको अभी चित्र में आपको बता रहा हूँ। समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और समचतुर्भुज जो होता है उसके सम्मुख कोण जो होते हैं ना वो बराबर होते हैं। जैसे मैं आपको बताता चलूँ, ये हमारा ये अपर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज। ठीक है, इसके जो होंगे, इसके जो विकर्ण होंगे, विकर्ण क्या होता है, यहाँ से जो यहाँ मिलता है ना ऐसे, ये एक दूसरे पर लंब होते हैं। मतलब ये जो काटेंगे ना यहाँ, तो यहाँ 90-90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, ये 90-90 अंश का कोण बनेगा, तो वो आपका लंब कहलाएगा। तो मतलब जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे पर परस्पर लंब होते हैं। ठीक है, और इसके जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपके क्या होते हैं, जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपके बराबर होते हैं। मतलब ये वाला सम्मुख कोण किसका है, इसका है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। ये वाला कोण इसका सम्मुख कोण है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। ये 3 पॉइंट इसमें होते हैं कि किसी भी समचतुर्भुज के लिए 3 पॉइंट नेसेसरी है कि इसके सम्मुख कोण बराबर होंगे, इसके विकर्ण एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। ठीक है, और इसके जो है चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, एंगल इसके 90 अंश नहीं होंगे, इसके प्रत्येक एंगल 90 अंश नहीं होंगे, नहीं तो वर्ग की कैटेगरी में चला जाएगा। क्योंकि हमने सबसे पहले वर्ग पढ़ा था ना, उसमें भी तो चारों भुजाएं बराबर थे, उसके प्रत्येक कोण 90 अंश होते थे। इसके प्रत्येक कोण 90 अंश नहीं होंगे, नहीं तो ये वर्ग हो जाएगा। तो सबसे बड़ा डिफरेंट दोनों में ये होता है, वर्ग में और समचतुर्भुज में, कि उसमें 90 अंश होते थे सब प्रत्येक कोण, इसमें प्रत्येक कोण 90 अंश नहीं होते हैं। ठीक है, तो इतना फ़र्क है। इसके हम लोगों ने यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देख लिए थे। ठीक है, ये बिंदु आप नोट कर सकते हैं, तीनों के तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। इसके सूत्र देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है समचतुर्भुज के सूत्र। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, और यहाँ पे समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो 4 गुणे भुजा होता है। ये आप लोग सूत्र याद रखेंगे। ठीक है, चलिए और एक चीज़ हम आपको बताते चलें, जहाँ भी आपको भुजाएं बराबर दिखती हुई प्रतीत होंगी किसी भी चतुर्भुज का, भुजा अगर बराबर होंगे चारों के चारों भुजा, तो उसका परिमाप यही होने वाला है सभी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं समांतर चतुर्भुज। जिन चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर व बराबर समान एवं समांतर होता है या हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहलाता है या कहते हैं। ठीक है, जिन चतुर्भुज का आमने सामने की भुजाएं समान एवं बराबर हो, उसे हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज का एक चित्र दिखाई दे रहा है। इसके आमने सामने की मतलब ये वाली भुजाएं समान और बराबर होनी चाहिए, ये वाली भुजाएं समान व बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो समांतर चतुर्भुज होगा। समान एवं बराबर बोलना है, समान एवं समांतर मतलब बराबर और समांतर होनी चाहिए, तभी वो आपका समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट देखेंगे तो ये उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है समांतर चतुर्भुज के महत्वपूर्ण बिंदु। समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक युग्म के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये अभी हम आपको समझा रहे हैं कि इसके सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अभी हमने यहाँ पे आपको बताया, देखिए इसके जो सम्मुख भुजाएं होंगी ना, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगी। ये वाली भुजाएं बराबर होंगी और ये वाले दोनों भुजाएं सम्मुख, ये दोनों बराबर होंगी। ठीक है।
ठीक है। इसके दूसरा पॉइंट है समांतर चतुर्भुज के युग्म के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण का मतलब ये वाला जो कोण है ना, ये किसका सम्मुख कोण है, इसका। ये दोनों कोण बराबर होंगे और ये जो है सम्मुख कोण इसका है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, ठीक है। इसके बाद है समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, ये इसके जो विकर्ण होंगे, विकर्ण क्या होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ जो मिलता है, यहाँ से लेकर के जो यहाँ मिलता है, ये एक दूसरे को समान दूरी पर विभाजित करते हैं, ठीक है, समान दूरी पर विभाजित करते हैं। ये 3 इसके पॉइंट थे, आप पॉइंट को याद रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इसका सूत्र। तो समांतर चतुर्भुज के जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। नेक्स्ट देखते हैं विषम कोण समचतुर्भुज। विषम कोण समचतुर्भुज, अगर देखा जाए तो समचतुर्भुज के बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि समचतुर्भुज क्या होता है, ठीक है। समचतुर्भुज के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं। तो यहाँ पर लेकिन इसके आगे विषम कोण लगा दिया है, तो विषम कोण को समझेंगे। इससे देखिए नाम से ही यहाँ पे कुछ महसूस हो रहा है कि इसका डेफिनेशन क्या बन सकता है। समचतुर्भुज है तो इसकी भुजाएं तो बराबर ही होनी चाहिए भैया। समचतुर्भुज है तो भुजाएं बराबर ही होंगी, क्योंकि समचतुर्भुज के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। विषम कोण है तो कोण इसकी विषम होनी चाहिए, मतलब समान नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 4 भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसमें चारों भुजाएं बराबर हो। तो अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे जब सम चतुर्भुज है तो इसके चारों भुजाएं बराबर होंगी। तो वही तो है जिसमें चारों भुजाएं बराबर हों लेकिन एक भी कोण समकोण ना हो। और बताया जिसमें चारों भुजाएं बराबर हों लेकिन एक भी कोण समकोण ना हो, उसे हम लोग विषम कोण समचतुर्भुज कहेंगे। मतलब विषम कोण समचतुर्भुज के लिए आपकी जो भुजाएं होनी चाहिए चतुर्भुज का, वो सबका सब बराबर होना चाहिए। मतलब चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए लेकिन एक भी कोण समकोण ना हो, मतलब एक भी कोण 90 अंश का ना हो। उस चतुर्भुज के एक भी कोण 90 अंश का ना हो और उसकी सभी भुजाएं बराबर हो, वो आपका विषम कोण समचतुर्भुज कहलाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए विषम कोण समचतुर्भुज का सूत्र। विषम कोण समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, और विषम कोण समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा या एक भुजा आप कह सकते हैं। और ये हमने आपको पहले बता रखा है कि जिसकी भी सभी भुजाएं बराबर होंगी उसका जो परिमाप होगा वो यही होने वाला है, 4 गुणे भुजा, ठीक है। भुजा यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद है समलंब, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म समांतर एवं हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म का मतलब एक जोड़ा, ठीक है, जिसकी भुजाओं का एक युग्म, जिसकी भुजाओं का एक युग्म क्या हो, समांतर हो। जैसे अगर देखा जाए चित्र में, तो चित्र में देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर है। तो ये समलंब चतुर्भुज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बताया कि एक युग्म का मतलब एक जोड़ा, भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होना चाहिए। तो यहाँ देखा जाए तो इसमें ये वाला जो भुजा है ना, ये वाला, ये दोनों आपके समांतर है। ये वाले समांतर नहीं है, ये वाले समांतर नहीं है, केवल एक ही भुजा का युग्म समांतर है, ऊपर वाला और नीचे वाला। इसी प्रकार यहाँ भी देखेंगे तो ये वाला समांतर है, ये वाला समांतर नहीं है। तो एक युग्म यहाँ पे समांतर हमको दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा समलंब चतुर्भुज कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चक्रीय। तो हमारा है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थिर हो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष, ठीक है, किसी वृत्त पर स्थित हो या वृत्त के परिधि पर स्थित हो। जैसे अगर हम एक चित्र बनाए यहाँ पर, तो ये देखिए ये एक चतुर्भुज बन रहा है। शीर्ष क्या होता है, शीर्ष आप देखिए, जैसे ये पॉइंट होता है ना, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, यही पॉइंट ही आपके शीर्ष कहलाते हैं। मतलब जहाँ से वो बेंड होता है, जहाँ से मुड़ा होता है ना चतुर्भुज बनने के लिए, वही उसके शीर्ष कहलाते हैं। तो यहाँ पे 4 शीर्ष होते हैं, तो ये चारों शीर्ष किस पे होने चाहिए, किसी वृत्त के परिधि पे होना चाहिए, तभी वो चक्रीय चतुर्भुज होगा, ठीक है, तभी वो चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो ये अगर चित्र में हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए पॉइंट ए, पॉइंट डी, पॉइंट सी और पॉइंट बी,
ये सभी के सभी जो शीर्ष हैं वो किसी वृत्त पे स्थित है कि नहीं है। देखिए वृत्त घूमा है वृत्त पे, उसी पे वृत्त के परिध पे वो लोग सब स्थित हैं। तो क्या कहलाएगा, चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा, क्योंकि इसके जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी इसके शीर्ष हैं, वो आपके वृत्त के परिध पर हैं। ठीक है, ये जो ए डी सी बी ये सब क्या है, वृत्त के परिध पर है। तो ये आपका चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज क्या होता है, उत्तल चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसके सभी आंतरिक कोण 180 अंश से कम हो। मतलब कि किसी भी चतुर्भुज में 4 आंतरिक कोण होते हैं, किसी भी चतुर्भुज में 4 आंतरिक कोण होते हैं और 4 के चारों आंतरिक कोण 180 अंश से छोटा हो। कोई भी कोण 180 अंश से बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब 4 के चारों जो कोण होंगे वो कुल सब के सब क्या होने चाहिए, 180 अंश से छोटे ही होने चाहिए। ठीक, जैसा कि चित्र में अगर हम देखते चलें तो चित्र में देखेंगे तो ये जो कोण ए है, ये कोण डी, ये कोण सी, ये कोण बी, ये चारों के चारों क्या होंगे, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, ये सब क्या होना चाहिए, लेस देन 180 अंश होना चाहिए। सब लेस देन 180 अंश होने चाहिए, सब के सब 180 अंश से छोटे होने चाहिए। ठीक है, तभी वो हमारा क्या कहलाएगा, उत्तल चतुर्भुज कहलाएगा। मतलब चारों के चारों कोण 180 अंश से छोटे होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है अवतल चतुर्भुज। अवतल चतुर्भुज क्या होता है, अवतल चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसके कम से कम एक आंतरिक कोण का जो मान होना चाहिए, जो कोण होना चाहिए, वो 180 अंश से बड़ा होना चाहिए। कम से कम एक आंतरिक जो कोण होगा वो 180 अंश से बड़ा होना चाहिए। तो जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कोण सी जो है ना वो 180 अंश से बड़ा है। कोण सी जो है वो आपका 180 अंश से बड़ा है। कोण सी जो है वो ग्रेटर देन है कितने से, 180 अंश से। तो कोण सी का मान यहाँ पे देखा जाए तो 180 अंश से बड़ा है, इसलिए इसको हम लोग अवतल चतुर्भुज कह सकते हैं या कह देंगे। ठीक है, क्योंकि अवतल चतुर्भुज की जो कंडीशन होता है वो ये होता है कि चारों कोण में से, जो आंतरिक चारों कोण होते हैं उसमें में से एक कोण का मान 180 अंश से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोण सी देख सकते हैं 180 अंश से बड़ा है, तो ये अवतल चतुर्भुज हो जाएगा। उत्तल चतुर्भुज और अवतल चतुर्भुज में थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है एक चीज़ का। उत्तल चतुर्भुज में तो सबसे बड़ा डिफरेंट ये था कि भाई उसमें चारों के चारों कोण क्या होने चाहिए, 180 अंश से छोटे होने चाहिए। और अवतल में क्या होता है कि इसमें कम से कम एक कोण का मान 180 अंश से बड़ा होना चाहिए। और एक और होता है कि इसके जो विकर्ण होते हैं ना, उत्तल चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसके जो विकर्ण होते हैं वो दोनों विकर्ण चतुर्भुज के अंदर स्थिर होते हैं। देखिए ये ए से लेकर सी तक एक विकर्ण है, बी से लेकर डी तक एक विकर्ण है। ये दोनों विकर्ण क्या है, चतुर्भुज के अंदर स्थित है कि नहीं है। दोनों के दोनों विकर्ण चतुर्भुज के अंदर स्थित है। बट उत्तल वाले में ऐसा, अवतल वाले में ऐसा नहीं होता है। अवतल वाले में देखेंगे तो इसका एक विकर्ण चतुर्भुज के अंदर है ए सी को अगर आप देखेंगे तो ये चतुर्भुज के अंदर है। बट अगर बी डी को देखेंगे ना, बी डी पॉइंट है, बी डी को देखिए तो चतुर्भुज के बाहर स्थित है। तो ये आपका बहुत बड़ा फर्क होता है। आप दोनों में डिफरेंट बता सकते हैं कि अवतल चतुर्भुज में एक विकर्ण चतुर्भुज के बाहर स्थित होता है और दूसरा चतुर्भुज के अंदर। लेकिन उत्तल में दोनों के दोनों जो विकर्ण होते हैं वो चतुर्भुज के अंदर स्थिर होते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ चतुर्भुज के प्रकार। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।